हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 3 में हमने एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम पहले लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो लेसन पढ़ते हैं बच्चों। पालमपुर में खेती। पॉइंट 1, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में
ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारीय क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लेसन इतना ही पढ़ेंगे। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी परीक्षा में 2 या 3 अंक के आएंगे। प्रश्न नंबर 1, पालमपुर गांव के लोगों के व्यवसायों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गांव के 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव के कुछ लोग लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन व्यवसायों में भी लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, पालमपुर गांव में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? उत्तर, पालमपुर गांव में निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 1, पालमपुर गांव के अधिकतर घरों में बिजली है। नंबर 2, खेती की सिंचाई के लिए नलकूप लगे हुए हैं। नंबर 3, गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। नंबर 4, गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 3, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूमि। इसमें भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आदि आते हैं। नंबर 2, श्रम। इसमें वह उद्यम आता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, भौतिक पूंजी। इसमें औजार, मशीनें, भवन और नकद पूंजी शामिल हैं। नंबर 4, मानव पूंजी। इसमें कुशल उद्यम शामिल है। प्रश्न नंबर 4, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे संसाधन जिनका उत्पादक के द्वारा लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। औजार, मशीनें और भवन स्थायी पूंजी के प्रमुख उदाहरण हैं। औजारों में किसान के हल से लेकर आधुनिक उपकरणों जैसे जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर इत्यादि शामिल हैं। प्रश्न नंबर 5, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पादक को दिन प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती रहती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसके बिना स्थायी पूंजी कार्य नहीं कर सकती है। कच्चा माल और नकद पूंजी इस प्रकार की पूंजी के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6, हरित क्रांति किसे कहते हैं? अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हरित क्रांति कैसे
महत्वपूर्ण रही है? उत्तर, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खादों, खरपतवार नाशकों और कृषि उपकरणों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में की जाने वाली आश्चर्यजनक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण रही। नंबर 1, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। नंबर 2, किसानों के जीवन स्तर में सुधार आ गया। नंबर 3, अनाजों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो बच्चों, आज इतने ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।